नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी की लिखी हुई कहानी प्रतिष्ठा का बोझ। ये कहानी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो प्रस्तुत है कहानी प्रतिष्ठा का बोझ। समझ लीजिए, उसका नाम केवल चंद था। केवल चंद को अपने ही शहर अंबाला में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर में नौकरी मिल गई थी। उसे 1946 में भत्ता मिलाकर 85 रुपये की नौकरी मिल जाने से संतोष हुआ था। अंबाला में उसका अपना छोटा सा मकान था। 1946 में जब सब चीज़ों के दाम चौगुने हो गए थे तो 105 रुपये माहवार मिलने पर भी हाथ खाली रह जाते थे। कुछ बनता ही नहीं था। सफ़ेद पोशी निभाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। अंबाला के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, उन्हें क्वार्टर मिलने चाहिए, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। केवल चंद भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि आगे बढ़कर बात कहने वाले लोग बर्खास्त हो गए। केवल चंद के घर की अवस्था खराब थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बूढ़ी माँ को दमा था। कुछ ही महीने पहले उसका विवाह हुआ था और पत्नी आते ही बीमार रहने लगी थी। रहने का मकान अपना जरूर था, परंतु महाजन के यहाँ रेहन था। उसने आंदोलन में भाग लेने के लिए मुआफ़ी मांग ली। वो नौकरी से बर्खास्त तो नहीं हुआ, परंतु उसकी बदली लखनऊ में हो गई थी। केवल चंद लखनऊ में रहने लायक जगह ढूंढते ढूंढते शहर भर की सड़कों, बाज़ारों, गलियों, मोहल्लों और अहातों से परिचित हो गया। शहर की भिन्न भिन्न स्तर की बस्तियों का जीवन उसने देखा। सिविल लाइन की कोठियों, बंगलों के भाग में जगह ढूंढना व्यर्थ था। वो बड़े लोगों की जगह थी। वो शहर की घिच-पिच और बेरौनक जगहों में, जहाँ लोग मकान पर मकान बनाकर आकाश में टंगे पिंजरों में रहते थे, वहाँ की जगह ढूंढ रहा था। केवल ऐसी जगह में भी रहने के लिए तैयार न था जहाँ शहर भर का मल धोने वाले धोबी, मेहतर या बीकानेरी मोची सड़क के किनारे धुआं भरी कोठरी में जीवन के सब कर्म पूरे करते रहते हैं। जहाँ मकान की दहलीज के बाहर नाली में मल मूत्र से मुक्ति पाकर दहलीज के भीतर चूल्हे पर पेट के लिए अन्न रंधता रहता है, और वहीं चूल्हे में उपलों से उठते धुएं में कच्चे चमड़े और रेह की दुर्गंध में मनुष्य के जीवन की सृष्टि और अवसान की सब क्रियाएं पूरी होती रहती हैं। ऐसे लोग शहर का गंदा आंचल छोड़कर इसलिए नहीं जा सकते कि शहर के मालिक संपन्न लोगों को अपनी सेवा कराने के लिए इनकी आवश्यकता रहती है। केवल को इन लोगों के ऐसा अमानुषिक जीवन स्वीकार करने पर क्रोध आया। ये लोग ऐसा जीवन क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों जालिमों की सेवा करते हैं? उत्तर था, तुम क्यों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की नौकरी करते हो? ये लोग करें क्या, खाएं क्या? इनके लिए यही विधान है। केवल चंद के लिए भी विधान था कि उसे दफ्तर में बैठकर ड्राफ्टमैनी करनी होगी और लखनऊ शहर में ही रहना होगा। मकान न मिलने की समस्या ने उसके मन में मकानों का मनमाना किराया वसूल करने वालों के प्रति, और जब दूसरों को सिर छिपाने की जगह भी नहीं मिल रही हो तब हर काम के लिए एक एक पूरा कमरा रखने वालों के प्रति, और अपने मकानों के सामने बड़े बड़े बाग लगाकर जगह घेर लेने वालों के प्रति एक कटुता भर दी। जहाँ भी रहने लायक जगह मिलती किराया मांगा जाता, 50-60 रुपये। ये थी किराए की लाठी जिसके बल पर उसे खाली जगह में भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। पंडित शिवराम के पुत्र की बदली मुगलसराय में हो गई थी। वहाँ क्वार्टर मिल जाने के कारण पंडित जी का पुत्र पत्नी को भी ले गया था। पुत्र और पुत्र वधू के सोने की जगह ऊपर टीन से छाई बरसाती खाली हो गई थी। पंडित जी ने 2 मास का किराया पेशगी लेकर वो बरसाती केवल चंद को 3 रुपये मासिक पर दे दी। केवल चंद उस बरसाती में अपना बिस्तर और बक्सा रखकर एक खाट खरीद कर लौटा ही था कि गली में ऐरे गहरे गुंडों को बसा लेने का विरोध का कोलाहल सुनाई दिया। पंडित जी की बरसाती से प्रायः 8-10 हाथ छोड़कर तिमंजिले मकान की दीवार पक्की ईंटों की खड़ी थी। शायद पंडित जी के विरोध के कारण ही इस दीवार में खिड़कियां नहीं बनाई जा सकी थी। इस ऊंचे मकान की दीवार में खिड़कियां बनने से साथ के मकानों का पर्दा बिगड़ता था। ऐसे ही कारणों से पड़ोस बैर का कारण बन जाता है।
इस तिमंजिले मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे से एक स्थूल शरीर प्रौढ़ महिला मुंह और आंखें फैलाकर और हाथ बढ़ा बढ़ाकर ऊंचे स्वर में पुकार रही थी। आग लगे ऐसी कमाई में, आग लगे ऐसे लालच में, इन लोगों की ईंट से ईंट बच जाए। मोहल्ले में साड़ लाकर बसा रहे हैं, मोहल्ले की बहू बेटियों के पर्दे और इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तंग गली की दूसरी ओर के मकान की खिड़की से भी एक सांवली दुबली सी प्रौढ़ा बोल उठी। न जाने न बूझें गली में लौठे भरे जा रहे हैं। अपनी बहू को तो कमाई के लिए परदेश भेज दिया, दूसरों की आफत कर रहे हैं। सीधा खाने वालों की जात को इज्जत का क्या ख्याल, पैसे पर जान देते हैं। आग लगे ऐसे लोभ में। इस विरोध के बाद महिला ने गली में बरसाती के सामने खुलने वाली अपनी खिड़कियां भीषण आहट से बंद कर दीं। बाईं ओर के मकान से भी विरोध हो रहा था। भगवान के इजलास में होती इस फरियाद पर एक तरफा डिग्री हो जाने की आशंका में पंडितानी भी अपने दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। वस्त्रहीन सीने पर एक हाथ से धोती का आंचल खींचे दूसरी बांह फैलाकर पंडितानी दुहाई देने लगीं। अपने मकानों में 4-4 किराएदार भर रखे हैं। दूसरों को 2 पैसा आता देखकर जिनके कलेजे में आग लगती है, उनसे भगवान समझें। इन्हीं कर्मों से तो जवानी में राण हुई। दूसरों का पैसा खाकर जो भाग गया है वो कभी जिंदा न लौटे। पंडितानी ने तिमंजिले मकान की मालकिन खतरानी के अब कर्मों का भी प्रचार आरंभ कर दिया। सामने गली पार के छज्जे में एक बहू कुछ उधेड़ बुन कर रही थी। उसने उठकर पर्दे के लिए जंगले पर एक चादर डाल दी। बाईं ओर के मकान से एक बाबू हाथ में छतरी लिए दफ्तर जाने की पोशाक में निकले। पान का बीड़ा मुंह में भरे उन्होंने कलह करती स्त्रियों को आश्वासन दिया, पंडित को लौटने दो, सब पूछताछ हो जाएगी। गृहस्थों के मोहल्ले में ऐरे गहरे लोगों का बसना कैसे हो सकता है? अकेले रहने वालों के लिए बाजार में बैठकें हैं, होटल हैं। केवल चंद को स्वयं दफ्तर जाने की जल्दी थी। इस विरोध से उसके हाथ पांव उलझ रहे थे। वो कुछ ना बोला। कोठरी में ताला लगाकर सिर झुकाए गली से जा रहा था। खतरानी ने उसे लक्ष्य कर विरोध का स्वर ऊंचा कर दिया। संध्या समय केवल चंद संकट को जितनी देर हो सके टालने के विचार से विलंब से मकान पर लौटा। अपनी सज्जनता के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए वो गली में आते समय आंखें नीचे किए था। इस घर से उस घर में आती जाती जर्जर और मैली धोतियों में दृष्टि की पहुंच अपर्याप्त रूप से रक्षित नारियों को पर्दा कर लेने के लिए संकेत करते जाने के लिए वो खांसता भी जा रहा था। खतरानी अभी प्रतीक्षा में छज्जे पर खड़ी थी। केवल को देखते ही उसने सुबह से स्थगित संग्राम की ललकार से गली को गुंजा दिया। इस ललकार से पंडितानी भी बाहर निकल आई और खतरानी के कुकर्मों का विज्ञापन कर उसका इतिहास बखानने लगी। केवल चंद उर्दू और किताबी हिंदी जानता था। लखनऊ की स्थानीय बोली समझने में उसे उलझन हो रही थी, परंतु इस पहली ही संध्या उसे अपने पड़ोसियों का पर्याप्त परिचय मिलता जा रहा था। अंधेरा हो जाने और सब मकानों में रोशनी जल जाने पर केवल ने भी एक मोमबत्ती जला ली। नारी युद्ध का कोलाहल कुछ समय पूर्व दब चुका था। नीचे गली से पुकार सुनाई दी, ए नए बाबू साहब, जरा नीचे तशरीफ लाने की तकलीफ गवारा कीजिए। गली में पुरुषों का एक प्रतिनिधि मंडल उपस्थित था। कोई प्रश्न किए बिना उन लोगों ने गृहस्थों के मोहल्ले में अकेले पुरुषों के आकर रहने के अनौचित्य पर अपना मत प्रकट किया। केवल चंद पंडित को अपना परिवार ले आने की बात कह चुका था। वही आश्वासन उसने इन लोगों के सामने भी दोहराया कि 3-4 दिन की छुट्टी मिलते ही वो परिवार को ले आएगा। इस पर उसके जात पात वंश और घर की पूछताछ हुई और प्रतिनिधि मंडल उसे सबकी इज्जत का ख्याल करके शीघ्र ही स्त्री पुत्र को ले आने की नसीहत देकर चला गया। केवल ने खाट पर लेटकर विश्राम की सांस ली। परिवार को ले आने का आश्वासन तो उसने दे दिया था, परंतु 2 खाटों के क्षेत्रफल के बराबर जगह में पूरे परिवार को कैसे बैठाए और छोड़ आए तो किसे? चूल्हा कहाँ बनाएगा? जीने पर से पानी ढोते उसकी जान तबाह हो जाएगी। पुरुषों के संतुष्ट हो जाने पर भी नारी समाज में विरोध का आंदोलन बिल्कुल नहीं दब गया था, विशेषकर तिमंजिले मकान के ऊपर वाले छज्जे से। परिणाम प्रायः स्त्रियों में कलह होता और केवल का गली के इतिहास के रहस्यों का ज्ञान बढ़ता जाता। उसे मालूम हो गया कि पंडित के मकान से लगता तिमंजिला मकान विधवा खतरानी का है। उसमें 2 किराएदार हैं।
खतरानी 2 ही संतान के बाद 20-21 बरस की आयु से विधवा है। उसकी लड़की मर चुकी है। लड़का कम उम्र में ही सट्टा खेलने लगा था। ब्याह होते ही कहीं बहुत बड़ा घाटा गली के सट्टे में खा बैठा और लेनदारों के भय से भाग गया था। खतरानी के 2 और भी मकान थे। लेनदारों को उसने अंगूठा दिखा दिया था। चुपके चुपके गहना रखकर रुपया सूद पर देती थी। बहू उसकी बड़ी सुंदर है। वो सास से 2 कदम आगे है। सास उसे किसी के यहाँ आने जाने नहीं देती। खुद शहर में गश्त करती है और बहू को घर में छोड़कर ताला लगा जाती है। विरोध का पहला उबाल बैठ गया था। केवल चंद के आ जाने से पड़ोस के मकानों में सुरक्षित नारी सौंदर्य के प्रति आशंका का जो कोहराम उठ खड़ा हुआ था, उसने केवल के मन में उत्सुकता जगा दी थी। अब गली के लोग केवल को सहने लग गए थे। पड़ोसी उसे अपने कार्ड पर राशन और चीनी ला देने के लिए कहने लगे। दूसरी सहायता भी लेने लगे। अब वो कुछ ताक झाँक भी करने लगा। सामने के मकान की खिड़कियां अब उतनी सख्ती से बंद न रहती थीं। खतरानी के मकान में स्त्रियां छज्जे के जंगले पर भीगी धोतियां सुखाने के लिए फैलाने आती तो केवल की खिड़की की ओर भी नज़र डाल जाती। बीच की मंजिल की बंगालिन आंचल अस्त व्यस्त होने पर भी बिना झिझके छज्जे पर बैठी तरकारी छीलती रहती। यूँ दिखाई दे जाने वाली स्त्रियां प्रायः पीली, सांवली और मुरझाई हुई थीं। अलबत्ता सामने के मकान में बहू की आंखें बड़ी नशीली थीं और उसका चेहरा भी खासा नमकीन था। केवल को इधर उधर देखने की विशेष रुचि न होती थी। कहीं दृश्य जाने पर वो वितृष्णा से मुस्कुरा देता। क्या इसी के लिए इतना शोर था? गली के लोग केवल चंद को सहने लगे थे, परंतु उधर खतरानी का विरोध बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। वो पड़ोस की और अपने किराएदारों की बहुओं को इस पंजाबी की आशंका में उपस्थित से सतर्क करती रहती थी। उसकी अपनी बहू यदि क्षण भर को भी छज्जे पर ठिठक जाती तो खतरानी हाथ से छूट गई कांसे की थाली की तरह इतनी जोर से झल्ला उठती कि केवल चंद की दृष्टि छज्जे की ओर उठे बिना न रह सकती थी। दृष्टि उधर उठती थी तो टिक भी जाती थी। बहू के दृष्टि से ओझल हो जाने पर केवल के हृदय से एक गहरी सांस उठ जाती थी, जैसे मांस में से कांटा खींच लिया जाने पर एक पीड़ा सी होती है। केवल चंद कब हृदय न था। खतरानी की बहू लक्ष्मी को देखकर उसे मेघों के बीच से झांकते चांद, ओस से धुले चंपा के फूल, तालाब में लहलाते कमल की उपमा याद न आई। उसे जान पड़ा कि जौहरी की दुकान में डिबिया खुल जाने पर रुई में लिपटे किसी मोती पर उसकी दृष्टि पड़ गई हो। लक्ष्मी का रंग उसे ऐसा जान पड़ा जैसे केले का पेड़ फाड़ कर भीतर से सफ़ेद चिकना डंडा निकाल लिया हो। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें चेहरे पर खूब चमकती थीं और माथे पर लाल बिंदी ऐसे जान पड़ती थी किसी ने हाथी दांत में लाल नग जड़ दिया हो। वो छज्जे पर जाती तो उड़ती उड़ती एक नज़र केवल चंद की बरसाती की खिड़की के भीतर भी डाल देती। केवल को बैठा देखती तो भय से भाग नहीं जाती। केवल चंद के उस गली में आने पर जो विरोध हुआ था, उसकी याद से कोई अनुचित साहस करते भय स्वाभाविक ही था। फिर खतरानी के ही घर, ये बाघिन की मान में जाकर उसके बच्चे पर हाथ डालना था। परंतु उसकी आंख खतरानी के छज्जे की ओर बरबस उठ जाती और बहू को पाकर वहीं टिकी रहती। 2 सप्ताह ही बीते थे कि लक्ष्मी से उसकी आंखें लड़ गईं। लक्ष्मी ने देखा और खड़ी रही। 3-4 दिन बाद फिर आंखें मिलने पर लक्ष्मी ने मुस्कुरा दिया। उस समय केवल ये भेद नहीं कर पाया कि फूल झड़ गए हैं या मोती बरस गए। वो बेबस होकर अपनी खाट से उछल पड़ा। परिणाम की चिंता न कर लक्ष्मी की ओर देखने लगा। समीप पहुंच सकने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। लक्ष्मी प्रायः बुनाई कढ़ाई का काम लेकर छज्जे में केवल की बरसाती की ओर आ बैठती। गजभर ऊंचे लोहे के ढके हुए छज्जे की आड़ में होने के कारण सामने और इधर उधर के मकानों की खिड़कियों से वो दिखाई न पड़ती थी। छज्जे के छेदों पर आंख गड़ाए वो केवल की ओर देखती रहती। छेदों के समीप होने के कारण वो तो केवल की प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट देख पाती, परंतु केवल इतना ही जान पाता कि लक्ष्मी जंगले के साथ उसके सामने बैठी है। लक्ष्मी कभी ऊपर की खुली छत पर जाकर दीवार पर से कुछ फेंकने के बहाने झांक कर मुस्कान की एक झलक केवल को दिखा जाती। केवल तड़प कर रह जाता। केवल का मन चाहता था कि अपनी बरसाती में ही बैठा रहे, दफ्तर न जाए। लक्ष्मी को सामने मुस्कुराते देखकर उसका मन ऐसे छटपटा उठता कि सिर फूटने की चिंता न कर सामने के छज्जे पर चढ़ जाए।
उसकी आंखों ने दीवार की ईंटें गिनकर हिसाब लगा लिया था कि उसकी छत पर से ऊपर उठने वाली खतरानी के मकान की दूसरी मंजिल 12 फुट ऊंची है और तीसरी मंजिल 10 फुट है। छज्जे की ऊंचाई 2 फुट होगी। 6 फुट तो वो खाट पर चढ़कर ही चढ़ जाएगा, शेष आगे 6 फुट। क्या है, दफ्तर में ड्राफ्टमैनी करते समय खतरानी के छज्जों की बनावट ही आंखों के सामने नाचती दिखाई देती रहती। नवंबर का महीना जा रहा था। ऊपर टीन की छत होने के कारण केवल की बरसाती रात में खूब ठिर जाती थी। पड़ोस की गलियों में ब्याह हो रहे थे। ठंड से नींद न आने पर वो स्त्रियों के गाने सुनता रहता और कुछ समझकर मुस्कुराता जाता। वो लखनऊ आया था तो गर्मी का मौसम था। बोझ से बचने के लिए वो लिहाफ साथ न लाया था। दिन में तो उसे जाड़ा मालूम न होता, परंतु रात में जाड़े से नींद टूट जाती थी। उस समय सोचता छज्जे पर से चढ़कर लक्ष्मी के पास पहुंच जाए। इतवार की छुट्टी के दिन दोपहर में टीनों से छनती गर्मी में लेटा वो लगातार लक्ष्मी के छज्जे की ओर देखता रहा। लक्ष्मी भी लाल ऊन और सलाइयाँ लिए छज्जे में आ बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती थी। केवल सोच रहा था, मोटी, परोक्ष में खतरानी को गली के लोग इसी नाम से पुकारते थे। इस समय चादर ओढ़कर शहर घूमने गई होगी या किसी के यहाँ शादी ब्याह में गई होगी। तभी लक्ष्मी निधड़क इतनी देर से बैठी है। जीने में साकल लगाकर गई होगी, वो छज्जे से जा सकता था। दोपहर थी, पड़ोस के सब लोग देख लेते। लक्ष्मी से पहले बात हो जाए तब तो। बात कैसे हो? केवल ने लक्ष्मी को दूर से ही कुछ बार देखा भर था। बात कर सकने का प्रश्न ही नहीं था, परंतु लक्ष्मी के प्यार में उसका शरीर और मस्तिष्क मथा जा रहा था। वो उस प्यार के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। ये प्यार कैसा था? स्त्री पुरुष का प्यार जिसका कारण केवल प्रकृति होती है। मंगलवार दफ्तर से लौटते समय वो कहीं कुछ देर के लिए रुक गया था। होटल से खाना खाकर सूर्यास्त के समय गली में लौट रहा था कि उसने खतरानी और उसके पीछे बहू को धुस्से ओढ़े हाथों में प्रसाद के दोने लिए घर से निकलते देखा। लक्ष्मी से उसकी आंखें चार हुईं। उसने मुस्कुराए बिना दृष्टि नीची कर ली। दुबली पतली हाथी दांत की मूरत लक्ष्मी केवल को दूर से जैसी दिखाई देती थी, समीप आने पर उससे 10 गुनी सुंदर लगी। जैसे लक्ष्मी के शरीर की सुगंध सांस में जा उसके हृदय में भर गई। उसका खून उबल उठा। केवल चुपचाप अपनी बरसाती में चढ़ गया। सोचा, सास बहू अमीनाबाद में हनुमान जी के मंदिर जा रही हैं। वो लौट पड़ा और तेज कदमों से अमीनाबाद की ओर चला। बाजार में कुछ ही दूर जाकर उसकी आंखों ने दोनों को ढूंढ लिया। उन्हें निगाह में रखे वो बाजार के दूसरी ओर चलने लगा। मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। सास ने बहू को ठेले धक्के से बचाने के लिए एक ओर खड़ा कर दिया और फूल लेने के लिए भीड़ में धंस गई। बहू माथे पर 4 अंगुल भर आंचल खींचे मेहंदी से रंगी चंपई हथेली पर प्रसाद का दोना टिकाए एक ओर खड़ी रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीड़ पर तैर रही थीं। केवल सास को ताड़ने के लिए आंखें भीड़ की ओर रखे लक्ष्मी के समीप बढ़ाया। बहू ने हल्के से होंठ दबा लिए। केवल धीमे से बोला, प्यार करती हो? लक्ष्मी ने आंखें झपकाकर अनुमति दी। मिलोगी नहीं? बहू ने फिर आंखें झपकी। कब? आज रात अम्मा गीतों में जाएंगी। आएं? किराएदार हैं, छज्जे से आ जाएं? बहू ने कह दिया। किराएदार जल्दी सो जाते हैं। केवल सास के आने से पहले टल गया। लौटकर केवल चंद दुविधा में था। खतरानी का जीना उसने देखा न था और छज्जे से चढ़ने में गिरने का काफ़ी भय था। लौटते समय उसने आंखों ही आंखों में खतरानी के जीने का सर्वे किया और खाट पर बैठकर छज्जे की बनावट और दीवार के साथ लगे पानी के नल पर लगी कीलों की दूरी देखता रहा। उसकी दृष्टि बराबर उसी ओर लगी थी। लक्ष्मी छज्जे पर दिखाई दी और उसने सिर पर आंचल संभालने के बहाने हाथ दिखाकर अभी ठहरने का संकेत कर दिया। केवल स्वयं भी दूसरी मंजिल में बत्ती बुझ जाने की प्रतीक्षा में था। इन कमरों के भीतर से छज्जे पर प्रकाश आ रहा था। सामने के मकानों में खिड़कियां सर्दी के कारण मुदी थीं। केवल चंद बाहर अंधेरी रात के पाले में बेचैनी से घूम घूम कर प्रतीक्षा कर रहा था। घंटाघर से 9 का घंटा बजने पर दूसरी मंजिल की बत्ती बुझ गई। केवल ने 15 मिनट और प्रतीक्षा की। इस बीच लक्ष्मी कई बार छज्जे पर घूम गई थी। केवल 9:15 बजे खाट से उठ बाहर आया।
खाट खतरानी के मकान की दीवार से खड़ी कर वो चढ़ने को ही था कि ऊपर से कुछ उसके सिर पर टपका। केवल ने ऊपर झांका। अंधेरे में लक्ष्मी के गोरे हाथ ने अभी और ठहरने का संकेत कर दिया। केवल ने बिना आहट किए खाट उठा ली और भीतर जाकर छज्जे की ओर देखता प्रतीक्षा करने लगा। घंटा घर से 9:30 की टन सुनाई दी। उस समय लक्ष्मी ने संकेत किया, आ जाओ। केवल की खाट दूसरी मंजिल की ऊंचाई में आधे से कुछ नीचे पहुंची, परंतु वो दीवार के सहारे खाट की ऊपर की पटिया पर पांव रख खड़ा हो गया। बांह उठाकर तीसरी मंजिल के जंगले के नीचे छेदों में उंगलियां फंसा लीं और शरीर को तौल कर शरीर को ऊपर उठाया। लोहे के एक खंभे की मुड़ेर पर पांव टिका लिया। इतना सहारा पाकर उसका दूसरा हाथ जंगले के सिर तक पहुंच गया। वो उचक कर जंगले के भीतर जा पहुंचा। लक्ष्मी उसे बाह में थाम तुरंत भीतर ले गई। केवल को पसीना आ गया था और उसका कलेजा धक धक कर रहा था। सांस धौंकने की तरह चल रही थी, परंतु उससे भी अधिक उग्र थी उसकी चाह। उसने लक्ष्मी को बाहों में इतने जोर से समेट लिया कि उसे अपने शरीर में ही जैसे समेट लेगा। वो उसके होंठों को खा जाना चाहता था। सहसा जीने के किवाड़ों की सांकल खनखनाकर गिरने की आहट हुई और साथ ही किवाड़ खुल गए। दरवाज़ा खुलने से जीने की बत्ती का प्रकाश भीतर फैल गया। सास ने भीतर कदम रखा और आंखें तथा मुंह फैलाए हक्की बक्की खड़ी रह गई। सास ने जोर से चिल्लाने के लिए सीने में सांस भरी। केवल की बाहों में सिमटी लक्ष्मी प्रायः बेसुध हो गई थी। केवल ने उसे वैसे ही फर्श पर गिर जाने दिया। आत्मरक्षा के लिए वो सामने खड़ी पुकारने के लिए तैयार सास पर टूट पड़ा। पुकारने के लिए खुले सास के मुंह से शब्द निकल पाने से पहले ही केवल ने सास के भरे पूरे शरीर को बाहों में लेकर समीप पड़े पलंग पर डालकर ऊपर से दबा दिया। केवल ने सास का गला नहीं दबाया, परंतु अवस्था ऐसी थी कि सास चिल्ला न सकती थी। सास ने दबे स्वर में विरोध किया, हैं, क्या करते हो? केवल के लिए विरोध को स्वीकार करना जीने मरने का प्रश्न था। बहू सुध संभालते ही कमरे से भाग गई थी। 10 मिनट बाद जब सास ने केवल की बाहों से मुक्ति पाई तो केवल की गाल पर एक ठुनका देकर मुस्कुरा कर शिकायत की, बड़े वैसे हो तुम? सास ने पूछा, जीने में तो ताला था, आए किधर से? केवल ने बताया। भय से सास के रोए खड़े हो गए। उसके मुख से निकला, हाय दैया। सास केवल को जीने की राह नीचे पहुंचा देने को तैयार थी, परंतु केवल अपनी बरसाती के जीने में भीतर से सांकल लगा कर आया था। सास ने उसे अपनी धोती दी कि छज्जे से खंभे में बांधकर आहिस्ता से नीचे उतर जाए। अब खतरानी बहू को छज्जे पर देख झुंझलाती तो बहुत धीमे से और प्रायः स्वयं छज्जे में आ बैठती। कभी वो आते जाते केवल को गली में पुकार लेती, भैये तुम्हारे दफ्तर में चीनी राशन का कार्ट मिलता होगा? भैया चीनी की बड़ी किल्लत है, तुम तो होटल में पा जाते होगे, घर बार वालों की मुसीबत है। कभी पुकार लेती, भैया दफ्तर से आ रहे हो, चाय तैयार है, एक गिलास पी लो, बड़ा जाड़ा पड़ रहा है। कभी केवल कोई चीज़ मांगने या पहुंचाने स्वयं भी चला जाता। वो ऐसा समय देखता कि सास ना हो। केवल गली के लिए उपयोगी था। वो अपने परिवार को अंबाला से नहीं ला सका, परंतु अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं उठती थी। 1944-45 में कलकत्ते पर जापानियों के बम पड़ने के खतरे से बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर यूपी में आ गए थे। बंगालियों ने आकर लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा में जो जैसा भी स्थान मिला ले लिया। किराए ड्योढ़े दूने तभी हो गए थे और फिर बढ़ते ही गए। खतरानी ने भी अपना घर बार ऊपर की मंजिल में समेटकर दूसरी मंजिल मुखर्जी बाबू को 30 रुपये माहवार पर उठा दी थी। सन 45 के अंत और 46 के जनवरी में कलकत्ता निर्भय हो जाने पर बंगाली लोग लौटने लगे। मुखर्जी बाबू भी लौट गए। केवल को गली में रोककर खतरानी ने कहा, भैये उस टिन के छप्पर के नीचे कैसे गुजर होती होगी? ऊपर से गर्मी आ रही है, चाहो तो मुखर्जी बाबू की जगह पर आ जाओ, आराम से रह तो पाओगे। केवल प्रसन्नता से मुखर्जी की जगह चला गया। गली में फिर से कोहराम मच गया। पंडितानी ने दरवाजे में खड़े होकर गरीबों के पेट पर लात मारने वालों को भैरव बाबा को सौंपा। खतरानी ने टीन के पिंजरे में फंसाकर लोगों को लूटने वालों को गालियां दी।
इसने कसम बसा लिया था, जा रहा है तो इसे आग लग रही है। तेरा खरीदा हुआ गुलाम है क्या? केवल ने गली के लोगों से कायदे की बात कही। उतनी जगह में वो बाल बच्चों को कैसे लाता? अब ढंग की जगह मिली है तो जाकर उन्हों को ले आएगा। बंगाली लोग तो म्लेच्छ होते हैं, मांस मछली खाने वाले। केवल अरोड़ा था। अरोड़ा और खत्री में क्या भेद? प्रकट में केवल चंद खतरानी का किराएदार ही था। भीतर ऊपर की दोनों मंजिलों में अधिक भेद न रहा। परंतु सास बहू पर कड़ी निगाह रखती थी। कभी धमकाती कि मायके भेज दूंगी, फिर कहती कि इसके घर के लोग बड़े वैसे हैं, जो कुछ ले जाएगी वो वहीं रख लेंगे। केवल और बहू को कभी कभी एकांत में मुस्कुराने का अवसर मिलता। केवल के लिए ये अरुचिकर परिश्रम सहने का पुरस्कार था। बरसाती में रहते समय केवल चंद घर के लिए कुछ भी रुपया न भेज सका था। उस मास उसने घर में आए दुख भरे पत्र के जवाब में अपनी आधी तनख्वाह भेज दी। होटल वाले को कुछ भी न दे पाया। आधे मास किराया देने के बजाय खतरानी से 200 और उधार लेकर कर्जे उतारे। कुछ घर भेजा और भला आदमी दिखाई देने के लिए एक सूट सिला लिया। केवल के 5 मास मौज में कट गए। खतरानी प्रायः सुबह शाम उसे खाने के लिए भी बुला लेती। भैये, बाजार का खाना क्या अच्छा लगता होगा, यहीं खा लो। खतरानी को भी फायदा था कि केवल के राशन कार्ड पर चीज़ें आधे दामों पर मिल जाती थीं। ऋण के लिए उसने केवल को परेशान नहीं किया। अलबत्ता कभी याद दिला देती, भैये अब की तनख्वाह पर हमें दे देना, हमें ज़रूरत हैगी। तुम जानते हो हिसाब भाई भाई और बाप बेटे में भी ठीक होता है। संध्या समय केवल को असुविधा होती। वो लक्ष्मी से बात करना चाहता और सास अपने भारी भरकम शरीर की आड़ में लक्ष्मी को छिपाकर डांट देती, तू जाकर लेटती क्यों नहीं, पराए मर्द के मुंह लगती है मुँह जली। 6 मास बीत गए। खतरानी का स्नेह केवल को संकट मालूम होने लगा। सोचता कहीं दूसरी जगह कमरा ले ले। उसे अनुभव होता था वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, परंतु करता क्या? ये उसकी मर्दानगी को चुनौती थी। रात 9-10 बज जाने पर भी यदि खतरानी सोने के लिए ऊपर न चली जाती तो वो घबराने लगता और बाहर छज्जे पर जाकर खड़ा हो जाता। अपनी पुरानी बरसाती की ओर देखकर सोचता, इससे तो वही अच्छा था। केवल को छज्जे पर बहुत देर खड़े देखकर खतरानी मुंह में पान भरे धीमे से पुकार बैठती, भैये अब सोओगे नहीं? केवल का जी चाहता कि छज्जे से धोती लटका कर उतर जाए, जैसे एक बार जान पर खेल कर यहाँ चढ़ाने पर लौटा था। जान पर खेलना अब जाल का जंजाल हो गया था। लक्ष्मी भी अब उसे ऐसे लगने लगी जैसे सुंदर चमकीला सांप हो। वो उससे भी कतराता रहता। दफ्तर जाते और लौटते समय वो प्रतिदिन सोचता, यदि वो अपने बिस्तर और बकस के लिए ना लौटे तो क्या है? बिस्तर और बकस का मूल्य खतरानी के कर्जे से अधिक न था। परंतु अब गली में उसकी स्थिति दूसरी थी। लोग उसे संदेह और विरोध की दृष्टि से नहीं, परिचय और विश्वास से देखते थे। सलीके से पहने उसके सूट के कारण दफ्तरों के बाबू लोग उससे अपनेपन और समानता का व्यवहार करते थे। ये सब छोड़कर वो कर्जे के डर से भागने का कमीनापन करे, चोर की तरह गली गली छिपता मारा मारा फिरे। उसका शरीर निर्बल और मन उदास होता जा रहा था। कमर में दर्द रहता था, परंतु वो गली में जम गई अपनी सफ़ेद पोशी की प्रतिष्ठा के बोझ को निभाए चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी की लिखी हुई कहानी प्रतिष्ठा का बोझ। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्रसिद्ध और बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।